राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है पति की कमाई का स्टेटस बताता है कि पत्नी की घर में क्या इज्जत होगी। अरे अंजलि बहू, क्या कर रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया। यहाँ सबको भूख लग रही है और तुम हो कि अपने ही कामों में लगी हुई हो। सास सुभद्रा जी ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन अंजलि ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। यह देखकर सासू माँ तमतमाती हुई सोफे पर से उठी और सीधा उसके कमरे की तरफ पैर पटकती हुई आई। जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई तो देखा तो अंजलि तो कमरे में भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। शाम के खाने का भी समय हो चुका है और यह है कि रसोई में ही नहीं है। जैसे घर में कोई नौकर चाकर लगे हों खाना बनाने के लिए। बड़बड़ाती हुई वो पूरे घर में घूम गई, लेकिन अंजलि उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ये देखकर उन्हें अंजलि की कोई चिंता नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो उस पर गुस्सा आ रहा था। अरे भला, ये भी कोई बात होती है? कहीं बाहर गई है तो बोल कर जाती और जाने से पहले खाना तैयार करके जाती। कम से कम हम तो अपना पेट भर लेते। अभी थोड़ी देर में छोटी बहू भी अपने मायके से आ जाएगी। आज उन्हें सरप्राइज देने वहां गई थी, खुद ही सरप्राइज हो गई। घर पर तो ताला लगा हुआ था। बेचारी वो भी थकी हारी आएगी। कम से कम खाना सबको समय पर मिलना चाहिए। पर ये बात बड़ी बहू को समझ में आए तब ना। मुफ्त का खाने को जो मिल रहा है। बड़बड़ाती हुई वो वापस आई और आकर सोफे पर धम्म से बैठ गई। सोफे पर बैठी बैठी ही अपनी बड़ी बहू अंजलि पर गुस्सा हो रही थी। उन्हें तो ये याद भी नहीं था कि छोटी बहू के मायके जाने से पहले ही इतना हंगामा हुआ था। लेकिन उनके लिए ये हंगामा तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था तो सिर्फ अंजलि और उसके पति सरस के लिए। सुभद्रा जी संयुक्त परिवार की मुखिया थी। घर में बड़े बेटे बहू सरस और अंजलि और उनका एक बेटा 5 वर्षीय चिन्मय और छोटे बहू पवन और मानवी भी रहते थे। पवन और मानवी की शादी को ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने ही हुए थे। सरस जहाँ एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, वहीं पवन इंजीनियर था। दोनों के ओहदे में बहुत फर्क था, तो जाहिर सी बात है दोनों की कमाई में भी फर्क था। और ये कमाई का फर्क घर में भी सिर चढ़कर बोलता था। पवन की हर बात सुभद्रा जी जहाँ आंखें बंद करके मानती थी, वहीं सरस को किसी चीज़ की इजाज़त भी आसानी से मिल जाए, यही बड़ा मुश्किल होता था। सरस की शादी के बाद कम कमाई का ताना तो अक्सर ही सुनने को मिलता था। न सिर्फ सरस को, बल्कि उसकी पत्नी अंजलि को भी सुनना पड़ता था। पर दोनों चुपचाप रहकर सुन जाते थे। पर ताने तब इतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि तब तक सुभद्रा जी के पति दामोदर जी जिंदा थे और उनका काम भी बहुत अच्छा चलता था, इसलिए खर्चे ढक जाते थे। दामोदर जी का जमीन खरीदने बेचने का काम था। दामोदर जी बोलने में वैसे ही कमाल के व्यक्ति थे। जो उनके पास आता था वो सौदा करवा कर ही भेजते थे। ऐसा नहीं है कि दामोदर जी ने सरस को अपना काम सिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की थी, पर सरस वाक्पटुता के मामले में थोड़ा कमजोर था। वो लोगों को समझा ही नहीं पाता था। इस कारण उसने एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी ही कर ली। पर दामोदर जी को इसमें भी तसल्ली थी कि कम से कम बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है। कम से कम इतना कमा लेता है कि अपना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट तो भर ही लेगा। फिर ऊपर से वो बहू भी ऐसी लेकर आए जिसके हाथों में हुनर था, जो पार्लर का सारा काम जानती थी। पर ये अलग बात थी कि सुभद्रा जी ने उसे ये काम कभी करने ही नहीं दिया। इधर पवन पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था, तो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, तब एक हादसे में दामोदर जी की मृत्यु हो गई और वहीं से सब कुछ बदल गया। दामोदर जी की जो भी सेविंग थी और जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे, वो सब तो सुभद्रा जी ने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि पवन की शादी में काम में आएंगे। घर का खर्चा तो अब सरस को ही करना पड़ेगा। खैर सरस ने भी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन जितनी जिसकी क्षमता थी उतना ही तो वह खर्च करता। पर सुभद्रा जी उसे सुनाने से बाज नहीं आती। खैर इधर पवन की कंपनी में नौकरी लगी और इधर उसके लिए एक अमीर घर की बेटी मानवी का रिश्ता आ गया। सुभद्रा जी ने तगड़े दहेज के लालच में झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मानवी पवन से शादी होकर इस घर में आ गई। शादी के दूसरे दिन जब मानवी का सारा सामान ढंग से रखा जा रहा था, तो उस समय नन्हा चिन्मय भी उत्सुकता के कारण बीच बीच में आ रहा था।
इधर अंजलि घर में रुके हुए रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी में लगी हुई थी कि तभी सुभद्रा जी डांटते हुए बोली, बड़ी बहू अपने शैतान बेटे को संभालो, देखो बार बार बीच में आ रहा है, अभी बेवजह किसी कीमती चीज का नुकसान कर देगा। फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति की बस की तो बात भी नहीं है कि उसकी जगह कोई नई चीज दिलवा भी दे। ये सुनकर सभी रिश्तेदार सुभद्रा जी की तरफ देखने लगे। वहीं अंजलि झेप गई, उससे कुछ भी कहते नहीं बना। उसने चिन्मय को गोद में उठाया और चुपचाप कमरे में लेकर चली गई। इधर सरस ने भी सुना तो उसको भी इस बात का काफी बुरा लगा, लेकिन जब माँ ही ऐसा कहें तो क्या कर सकते हैं, इसलिए सरस चुप रहा। पर धीरे धीरे मानवी को समझ में आने लगा कि इस घर में अंजलि और सरस की नहीं चलती, पवन की कमाई अच्छी है, इसलिए पवन के खिलाफ सुभद्रा जी कुछ भी नहीं करती। तो जाहिर सी बात है कि अब मानवी का सिक्का ही इस घर में बोलेगा। बस ये बात मानवी के दिमाग पर हावी हो चुकी थी, इसलिए उसने घर के कामों में भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। उसे सिर्फ सुभद्रा जी से और पवन से प्यार से बात करनी होती थी, बाकी को तो वो कुछ भी सुना देती थी। 5 साल के छोटे से चिन्मय को तो वो अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। घूमना फिरना, किट्टी पार्टी करना, मानवी को तो बस इसी में मजा आता था। जबकि सच तो ये था कि जितने पैसे सरस घर के खर्चे के लिए देता था, उतने ही पवन भी देता था। हाँ, बस कमाई पवन की ज़्यादा थी, इसलिए उसका सिक्का सुभद्रा जी के सिर चढ़कर बोलता था। 1-2 बार अंजलि ने उसे घर के काम के लिए कहा भी, तो सुभद्रा जी ने हंगामा कर दिया। अब कम से कम कमाई इतनी नहीं है, तो घर के कामों में तो मदद कर ही सकते हो। खर्चे तो तुमसे बराबर होते नहीं हैं, और घर के कामों में भी तुम्हें रोना आता है। अब आज की ही बात ले लो, मानवी को पवन के साथ अपने मायके जाना था, तो तैयार होने के लिए उसने अपना सूट निकाल कर पलंग पर रखा था और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली गई थी। घर के सारे सदस्य बाहर बैठे हुए थे, अंजलि रसोई में काम कर रही थी। तभी चिन्मय खेलते खेलते उसके कमरे में आ गया। जब कमरे में आया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। उसे बोतल का डिजाइन इतना सुंदर लगा कि वो उसे देखने के लिए उसके पास चला गया और बोतल उठाकर उसे देखने लगा। अभी उसे उलट-पलट कर देख ही रहा था कि उसके हाथ से वो बोतल छूट कर गिर गई और गिरते ही टूट गई। आवाज़ सुनकर मानवी दौड़ती हुई बाहर आई। बोतल टूटी हुई देखकर और चिन्मय को उसके पास खड़े देखकर मानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चिन्मय को थप्पड़ दे मारा। जोर का थप्पड़ गाल पर पड़ते ही चिन्मय रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग कमरे में आ गए। ये देखकर मानवी ने गुस्से में कहा, भाभी संभालती क्यों नहीं है आप अपने इस नालायक बेटे को? देखिए कितना नुकसान कर दिया है इसने। कहती हुई मानवी चिन्मय को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाली थी कि अंजलि ने उसके हाथ रोक दिए और चिन्मय को अपनी गोद में लेकर बोली, मानवी वो बच्चा है, गलती हो गई है उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे बार-बार मारो। अरे गलती हो गई, आपको पता भी है ये परफ्यूम कितना महंगा आता है। मानवी गुस्से में बोली, देखो मानवी, चिन्मय बच्चा है, उससे गलती हो गई, पर तुम तो मैं आपको शांत रखो। सरस बीच में ही बोला, भैया क्या शांत रखें? वो गलत नहीं कह रही हैं, ये परफ्यूम की बोतल इतनी सस्ती भी नहीं आती है। यह परफ्यूम काफ़ी महँगा है। आपको क्या पता, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल भी किया है। अचानक से ही पवन बीच में बोल पड़ा। ये देखकर सरस हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। अरे इन्हें क्या पता, सब कुछ मुफ्त का जो मिल रहा है, तुम कमाते जाओ, ये लुटाते जाएंगे। इनकी औकात बस इतनी ही है। मानवी बीच में ही बोल पड़ी, बस करो मानवी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम अपने जेठ से बात कर रही हो? ओहदे और उम्र दोनों में वो तुमसे बड़े हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। अब की बार अंजलि ने कहा, माफ करना भाभी, माना कि ओहदे और उम्र में छोटी जरूर हूँ, पर कमाई के मामले में मेरा पति आप लोगों से बड़ा है, इसलिए अपनी आवाज़ ज़रा नीचे करके ही बात करना मुझसे। वैसे भी घर में जिसका पति अच्छा कमाता है, उसी की तूती बोलती है। मानवी ने कहा। ये सुनकर अंजलि और सरस ने सुभद्रा जी की तरफ देखा, तो सुभद्रा जी बोली, अब क्या बात का बतंगड़ बनाए जा रही हो तुम लोग? जाओ जाकर अपना-अपना काम करो। नहीं मम्मी, आज मुझे जानना है कि मेरा इस घर में आखिर क्या स्थान है? क्या तुम्हारी छोटी बहू को हक है कि वो मुझसे और मेरी पत्नी से इस तरह से बात कर सकती है? सरस ने कहा।
सुभद्रा जी ने पवन की तरफ देखा और बोली, बेटा सम्मान कमाया जाता है, ओहदे और उम्र से सम्मान नहीं मिलता है। इसमें कमाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। पति की कमाई का स्टेटस ही बता देता है कि उस घर में पत्नी की क्या इज्जत है। बाकी तुम दोनों खुद ही समझदार हो। इतना कहकर सुभद्रा जी बाहर आ गई। इधर पवन और मानवी भी तैयार होकर मानवी के मायके के लिए रवाना हो गए। पर सरस और अंजलि को ये बात बहुत बुरी तरह से चुभी थी। खैर थोड़ी देर के बाद पवन और मानवी भी घर आ गए और आते से ही बोले, मम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, फटाफट से खाना लगवा दो। अरे वो महारानी घर पर हूँ तो खाना बने ना। अभी तक तो खाना ही नहीं बना है, पता नहीं कहाँ गई है बिना बोले। सुभद्रा जी ने जवाब दिया, हे भगवान बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो, मुझसे तो भूखे रहा नहीं जा रहा है। इतना कहकर मानवी भी वहीं सोफे पर पसर गई। अभी पवन मोबाइल निकाल कर ऑर्डर करने जा ही रहा था कि इतने में अंजलि चिन्मय को लेकर आ गई। उसे देखते ही सुभद्रा जी बोली, कहाँ थी अब तक, यहाँ सबको भूख लग रही है और महारानी बाहर घूम रही है। पता नहीं है क्या तुझे कि ये सबके खाने का वक्त होता है। अब फटाफट से रसोई में जा और सबके लिए खाना बना। मम्मी जी, आपकी एक बहू और भी है, उसे कहिए ना, वो बना लेगी खाना। इतना कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। तब तक सरस भी घर में आ गया था। उसे देखते ही सुभद्रा जी गुस्से में तमतमाती हुई बोली, ये आज तेरी पत्नी के इतने पर कैसे निकल आए जो खाना बनाने से इनकार कर रही है। घर में नौकर चाकर लगा लिए क्या तुम लोगों ने? नहीं मम्मी, हमने नौकर चाकर नहीं लगाए हैं, बल्कि हमने अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लिया है। वैसे भी हम अपने खर्चों का बोझ आप लोगों पर नहीं डालेंगे। आपने इतने दिन मुझे और मेरे परिवार को पाल लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे ज्यादा मैं आपका एहसान नहीं झेल पाऊंगा। इतना कहकर सरस भी अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सरस और अंजलि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। पर सुभद्रा जी या पवन में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पार्लर का काम छोड़े हुए काफी वक्त हो चुका था। इसलिए अंजलि ने पहले पार्लर ज्वाइन कर लिया। 1 साल वहां काम करने के बाद फिर अपना खुद का पार्लर खोल लिया। दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते भी थे और अपनी सेविंग्स भी करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने वक्त के साथ काफी तरक्की भी कर ली थी। इधर हालात ये थे कि मानवी के उल-जुलूल खर्चों के कारण अब काफी खर्चा होने लगा था। काम तो उससे वैसे ही नहीं होता था, इसलिए नौकर चाकर भी लगाने पड़े। इसलिए अब पवन के पास ज्यादा कुछ सेविंग्स नहीं रहती थी और इस बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते हैं वो अलग। और अब सुभद्रा जी उस दिन को कोसती थी जब बड़े बेटे बहू का साथ देने की जगह उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू का साथ दिया था। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।